नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल समीक्षा क्लासेस में मैं सुचित स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जेपीएससी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं चारों जेपीएससी का एक साथ नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसको लेकर के समीक्षा क्लासेस व टीम आपके लिए दृढ़ संकल्पित है। दृढ़ संकल्पित कहने का मतलब इसलिए क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, अगर हम जेपीएससी पीटी का सिलेबस को देखें तो जेपीएससी पीटी में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जहां तक सेकंड पेपर की बात है तो सेकंड पेपर में दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन केवल और केवल झारखंड से रहेंगे और फर्स्ट पेपर में भी आपके 10 क्वेश्चन झारखंड से रहेंगे, यानी कुल आपका 110 प्रश्न केवल और केवल झारखंड से रहेगा। अगर आप झारखंड को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए निश्चित रूप से जेपीएससी पीटी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए ज्यादा हम आप लोगों को उधर नहीं ले चलेंगे, सीधा हम टॉपिक का बात करेंगे कि आज हम लोग झारखंड को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हैं, झारखंड इतना पढ़ना क्यों जरूरी है। आप सभी को मालूम है कि किताब में या जो भी मिसलेनियस बुक है अलग अलग प्रकार के, उसमें से झारखंड के बारे में उतना डीपली जानकारी तो नहीं मिल पाती है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमारी टीम के द्वारा आपको ऐसी ऐसी चीजों को बतलाया जाएगा जो शायद आप कहीं पढ़े भी ना हो। ठीक है, और जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी परीक्षा में। तो देर किए बिना आज हम शुरू करते हैं झारखंड की जनजाति के बारे में। ठीक है, यानी झारखंड में जनजाति, कितनी जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका संस्कृति क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका आचार क्या है। ठीक है, उनका सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनमें वैवाहिक रस्में कैसी होती है, विवाह का पद्धति क्या है, उनमें साक्षरता क्या है, उनका निवास स्थान क्या है, यानी उनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे उनको लेकर के हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जनजाति हम कहते किसको है। ठीक है, तो जनजाति का मतलब दोस्तों ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रह करके अपने आसपास के वातावरण कहने का मतलब क्या कि अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कार एवं अपने व्यवसाय को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। उन्हें ही प्राय आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी कहने का मतलब है, देखिए आदि का मतलब होता है पुराना और वासी का मतलब होता है निवासी, निवास करने वाले। तो झारखंड में जो सबसे लंबे समय से, पुराने समय से, प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं उन्हें ही हम आदिवासी कहते हैं। और इनका प्रमुख जो उस समय निवास होता था, ये जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, नालों के किनारे बसते थे। क्योंकि पहले के समय में ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जब पाषाण कालीन झारखंड के बारे में पढ़ते हैं तो इन लोग प्राय क्या थे, शिकारी करता थे, संग्राहक थे। और एक असुर जनजाति के बारे में देखते हैं कि असुर जनजाति का भी आगमन जो था झारखंड में वो पाषाण कालीन युग में ही हो चुका था। तो उधर अभी हम नहीं जाएंगे असुर के बारे में, क्योंकि आगे हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं आदिवासी को लेकर के, जनजाति को लेकर के जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या क्या झारखंड में फैक्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें झारखंड की जनजातियों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार देश में झारखंड का जो स्थान है दोस्तों वो 6ठा है। ठीक है, यानी 6 पोजीशन है पूरे देश में झारखंड का अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या के निवास के अनुसार से। अगर इसी को हम प्रतिशत के अनुरूप देखते हैं कि पूरे देश में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के अनुसार से झारखंड का जो रैंक है वो केवल है, तो झारखंड का स्थान इसमें 10वां आता है। यानी जनसंख्या के अनुसार से पूरे देश में जनजातियों का निवास झारखंड में केवल 6ठा है। प्रतिशत के अनुरूप अगर हम बात करेंगे तो 10वां है। ठीक है, और झारखंड में कुल दोस्तों 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, अब जनजातियों से संबंधित आर्टिकल जो है वो 324 है। हम अभी मतलब इंडियन पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जनजाति शब्द है इसलिए इसका उल्लेख आप लोगों को कर दिए हैं।
अब आगे देखते हैं कि यहाँ जो भी जनजाति निवास करते हैं, इनका जो प्रजातीय समूह है उसमें अलग अलग प्रजातीय समूह में अलग अलग जनजातियों को रखा गया, उनसे वो बिलोंग करते हैं। तो प्रोटोस्टोलाइड की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रोटोस्टोलाइड जो प्रजातीय समूह है इसमें असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, खड़िया, कोरा, कोरवा, सबर, लोहरा, भूमि, संथाल, हो, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया आदि आते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रोलाइड की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रोलाइड में आपका मुंडा आता है, करमाली आता है, उरांव आता है, चेरो आता है, खरवार आता है। बेदी और द्रविडियन की बात करेंगे तो द्रविडियन में उरांव जनजाति आते हैं, चेरो है, इसके बाद आपका बिंजिया है, गोड़ायत है, महली है, बैगा है, बिरजिया है। ठीक है। तो जिस समय हम लोग एक एक करके जनजाति के बारे में देखेंगे उस समय उनका प्रजातीय समूह को भी देख लेंगे कि किस प्रजातीय समूह से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो अभी हम उधर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इधर ही पहले आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जनजाति के बारे में देख लेते हैं कि सबसे अधिक जनजातीय का जो निवास है जनसंख्या के अनुसार से सबसे अधिक जनजाति झारखंड के रांची जिले में निवास करते हैं और प्रतिशत के अकॉर्डिंग में अगर देखेंगे तो वो खूंटी जिला है। ठीक है। कौन सा जिला है? खूंटी। यानी सबसे अधिक जनसंख्या जनजातियों का रांची में है। कौन से जिले में? रांची में। और सबसे अधिक परसेंटेज में किसमें? खूंटी में। सबसे कम जनसंख्या जो है जनसंख्या के अनुसार से कोडरमा में है और प्रतिशत के अनुसार से भी कोडरमा में है। तो यहां से हमेशा प्रश्न एक आता है। ठीक है। कि जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जो जनजाति निवास करती है वो कौन से जिले में करती है? रांची में। और सबसे कम जो है सो कोडरमा में। प्रतिशत के अनुरूप देखेंगे तो खूंटी जिला नंबर 1 में आता है, सबसे कम आता है कोडरमा में। इसमें पूछता है, कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। ठीक है। तो जनसंख्या के अनुरूप पहला जो स्थान आता है वो रांची जिले का आता है। सेकंड में बात कर लेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम का आता है। आगे बात करेंगे तो गुमला का आता है, फिर पूर्वी सिंहभूम का आता है और दुमका का आता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं टॉपिक को हम दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम संथाल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। संथाल जनजाति के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए संथाल जनजाति को हम देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे संथाल जनजाति का प्रजातीय समूह दोस्तों, तो संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह से बिलोंग करती है। ठीक है। यानी संथाल जनजाति का जो प्रजातीय समूह है वो कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। और संथाल जनजाति जो भाषा परिवार से बिलोंग करती है वो है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इनका जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आपका मुंडा, ठीक है, ये जो है मुंडा समाज की भाषा है। ऑस्ट्रिक जो है वो मुंडा समाज की भाषा है। अब आगे देखते हैं संथाल के बारे में। जो देख लिए प्रजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भाषा परिवार ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के अनुरूप। ठीक है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में कौन सी जनजाति का? तो वो है संथाल जनजाति का। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में, तो संथाल जनजाति का जनसंख्या के अनुसार देश में जो रैंक है वो है तीसरा। यानी देश की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल है। अब आगे देखते हैं कि इनका निवास स्थान। तो ये तो हम लोग को मालूम है कि इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र। जब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का जो है आपका उत्तर पूर्वी जो भाग है दोस्तों, इसी उत्तर पूर्वी भाग को हम लोग कहते हैं संथाल परगना क्षेत्र। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भाग में संथाल जनजातियों का निवास सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? संथाल परगना क्षेत्र पड़ा। संथाल परगना के अलावा जो जनजाति है वो आपके रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में, गिरिडीह में, सिंहभूम में, गुमला में, सिमडेगा में भी निवास करती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं संथाल जनजाति का सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो देखिए इनका समाज जो होता है वो पितृशतात्मक होता है। यानी संथाल जनजाति का जो समाज है वो क्या है? पितृशतात्मक होता है, अर्थात पितृवंशीय होता है। ठीक है। पितृवंशीय होता है, नोट करते जाइएगा। संथाल जनजाति का जो समाज है वो क्या है? पितृशतात्मक अर्थात पितृवंशीय होता है। अब आगे देखते हैं
हम सामाजिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में किसका किसका अधिकार होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पैतृक संपत्ति में संथाल जनजाति में जो पुत्र होते हैं उनके अधिकार को पहले सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, मान लेते हैं कि एक पिता के 3 पुत्र हैं। मान लेते हैं एक पिता के 3 पुत्र हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए शादीशुदा है और इसके ये जो है शादीशुदा है, ठीक है, ये जो है वो शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। बी जो है वो निसंतान है, शादी हुई है पर कोई पुत्र नहीं है, और सी जो है इसका शादी हुआ नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि संथाल जनजाति में एक प्रथा है कि अगर इस तरह का कंडीशन में आता हो तो यानी निसंतान में और अविवाहित के केस में तो जो पैतृक संपत्ति पे जो अधिकार होता है वो पट्टेदार का होता है। पट्टेदार कहने का मतलब ए का होगा, यानी भाई का होगा, ठीक है। उस संपत्ति में अधिकार किसका होगा? ए का ही होगा, भाई का ही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं संथाल समाज के बारे में। अगर हम बात करें तो संथाल समाज का सबसे छोटा अंग जो होता है वो क्या होता है? परिवार होता है, ठीक है। संथाल समाज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? परिवार ही होता है, यानी इनकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परिवार होती है। और संथाल जनजाति में प्राय देखा जाता है एकल परिवार, यानी इनमें एकल परिवार के प्रथा का प्रचलन है। एकल परिवार में इनमें अगर हम बात करें तो पिता, माँ और अविवाहित बच्चे कौन आते हैं? अविवाहित बच्चे, यानी पिता, पुत्र और अविवाहित बच्चे इसमें आते हैं एकल परिवार में। कहीं कहीं संयुक्त परिवार के प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता है, किसमें? संथाल जनजाति में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके गोत्र के बारे में। तो एक चीज जान लीजिए कि संथाल जनजाति में जो है वो टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12 गोत्र। और इनके गोत्र को किल्ली भी कहा जाता है। संथाल जनजाति को गोत्र को क्या कहते हैं? किल्ली भी कहते हैं। अगर हम एक एक करके सब गोत्र की बात कर लें तो संथाल जनजाति में जो गोत्र पाए जाते हैं इसमें हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, सोरेन, बेसरा, टुड्डू, पोरिया, बास्के, चौरे, बेदिया, ये 12 जो हैं एक गोत्र हैं किसके? संथाल जनजाति के, ठीक है। इनके गोत्र को जो है दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोग को कि इनके गोत्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है सीव और एक है गोत्रार्ध। एक क्या है? गोत्रार्ध, ठीक है। यानी इनके गोत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? एक गोत्रार्ध में और एक शिव में। आगे देखते हैं संथाल समाज जो है वो कितने वर्गों में विभक्त है। देखिए संथाल समाज में वर्ग को हड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड भी कहा जाता है। तो संथाल समाज जो है वो 4 हड़ों में विभक्त है दोस्तों। कितने हड़ों में? 4 हड़ों में। पहला जो होता है वो होता है राजा, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पुजारी, तीसरा जो होता है वो है सिपाही और चौथा जो है सो है किसान। लेकिन ये तो हम जनरली आपको बता दिए, राजा, पुजारी, सिपाही और किसान, ठीक है। अब संथाल में इसको क्या क्या कहा जाता है? तो राजा जो है, राजा को किस्कूहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? किस्कूहड़। पुजारी की बात करें तो इसको मुर्मूहड़ कहते हैं, ठीक है। सिपाही की बात करें तो इसको सोरेनहड़ कहा जाता है। किसान की बात करें तो इसको मरूड़ीहड़ कहा जाता है, ठीक है। तो 4 वर्गों में, 4 हड़ों में संथाल समाज विभक्त है। याद हो गया ना? पहला है किस्कूहड़ जिसको राजा कहते हैं, दूसरा है आपका मुर्मूहड़ जिसको पुजारी कहते हैं, तीसरा है आपका सोरेनहड़ जिसको सिपाही कहते हैं और चौथा है आपका मरूड़ीहड़ जिसको हम लोग किसान कहते हैं, ठीक है। अब और आगे देखते हैं कि इनमें और क्या क्या चीजें हैं संथाल जनजाति में। तो ये समझ में आ गया, यहां तक आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए एक संथाल समाज में महिलाओं को एक प्रायश्चित करना पड़ता है जिसे आरूप जोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आरूप जोगा। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आरूप जोगा है क्या। तो देखिए ये आरूप जोगा क्या है कि यदि कोई महिला अपने पति के बड़े भाई से स्पर्श हो जाती है, कहने का मतलब है कि यदि कोई महिला अपने भैंसुर यानी अपनी पति के बड़े भाई से अगर वो टच हो जाती है
जिसको हम लोग बोलते हैं छुआ जाना, अगर वो छुआ जाती है तो महिलाओं को आरूप जोगा प्रायश्चित करना होता है। ये रिवाज किसमें है? संथाल जनजाति में। एकदम नोट करते जाइएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है इसे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हो गया, अब हम इनका सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लिए। अब इनका हम वैवाहिक, इनमें जो विवाह का जो प्रचलन है, वैवाहिक स्थिति जो है कैसे होता है उसको देखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वैवाहिक में, ठीक है। तो देखिए संथाल जनजाति जो है यह एक अंतर विवाही जनजाति है और इनमें समगोत्रीय विवाह जो निषिद्ध है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध का मतलब क्या हुआ कि समान गोत्र में शादी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि हेम्ब्रम गोत्र के जो संथाल हैं वो हेम्ब्रम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। मरांडी गोत्र के जो संथाल हैं वो मरांडी गोत्र में नहीं कर सकते हैं। एक चीज और देख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति को सोतार भी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति को सोतार भी कहा जाता है? तो संथाल जनजाति है। इधर गिर की तरफ देखिएगा तो प्राय संथाल जनजाति को लोग सोतार भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लें कि इनमें कैसा कैसा विवाह का प्रचलन है। तो पहला देखिए कि संथाल जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन भी देखने को मिलता है, जिसे प्राय सांगा बापला भी कहते हैं। आगे बताएंगे आप लोगों को, जिसे प्राय क्या कहते हैं? सांगा बापला भी कहते हैं, ठीक है। तलाक की बात कर लें, तलाक और बहुविवाह, तो तलाक और बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन इस जनजाति में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें कि बाल विवाह का क्या प्रचलन, तो इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन एकदम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लें, अब इनका विवाह जो है संथाल जनजाति में, देखिए विवाह को जो है प्राय बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। और इनमें एक वधू मूल्य देने की भी परंपरा इस जनजाति में देखने को मिलती है। और वधू मूल्य को प्राय क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में विवाह को बापला करते हैं और वधू मूल्य देने की परंपरा भी पाई जाती है। और वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है, ठीक है। समझ गए? प्राय ये वधू मूल्य जो होता है वो 10 से 12 रुपए तक जो कन्या पक्ष होते हैं, कन्या को वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? वधू मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इनमें कौन कौन से विवाह का प्रचलन पाया जाता है, किसमें? संथाल जनजाति में। तो नंबर 1 जो है आपका वो है किरिंग बापला। क्या है? किरिंग बापला, ठीक है। देखिए किरिंग बापला जो होता है, इसमें होता क्या है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह जो है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है संथाल जनजाति में है वो किरिंग बापला ही है। किरिंग बापला जो होता है इसमें प्राय विवाह जो होता है वो माता पिता के द्वारा जो अगुआ होते हैं उनके माध्यम से तय किए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि माता पिता के द्वारा अगुआ के माध्यम से तय किए गए विवाह को ही कौन सा विवाह कहा गया है? किरिंग बापला। किसमें? संथाल जनजाति में। और इसी विवाह का प्रचलन इस जनजाति में सर्वाधिक है। याद हो गया? अगला जो है वो है आपका सदाई बापला। क्या है? सदाई बापला। सदाई बापला के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो सदाई बापला को प्राय क्रय विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रय विवाह, ठीक है। इसको प्राय क्रय विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इनमें विवाह का प्रचलन है, ये 2 हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, 3rd नंबर जो विवाह इनका है वो है गोलाइत बापला। गोलाइत बापला, ठीक है। गोलाइत बापला की बात कर लें दोस्तों, तो आप एक तरह से समझिए किया है कि विनिमय विवाह का एक प्रकार है। यानी सिर्फ विनिमय विवाह ही है गोलाइत बापला। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़का की बहन है और अगर लड़की का भाई है तो लड़का और लड़की का शादी हो रहा है, लड़का का बहन का शादी किससे होगा? लड़की के भाई से होगा। यानी एक तरह से कहें प्राय विवाह जो होता है वो गरीब संथालों में देखने को मिलता है। किसमें? गरीब संथालों में, जो वधू मूल्य देने में सक्षम नहीं रहते हैं।
वहां पे जो विवाह होता है उस प्रकार के विवाह को हम लोग कहते हैं क्या, आपका गोलायत बापला। ठीक है, नेक्स्ट विवाह जो है दोस्तों वो है आपका टुनकी दिपिल बापला। टुनकी दिपिल बापला ये भी आपका संथाल जनजाति का एक विवाह का प्रकार है, टुनकी दिपिल बापला। प्राय टुनकी दिपिल बापला भी गरीब संथालों में पाया जाता है। ठीक है, अमूमन इस प्रकार की विवाह जो होती है, टुनकी दिपिल बापला जो होता है वो भी गरीब संथालों में ही होता है, उन लोग प्राय टुनकी दिपिल बापला करते हैं। अगला जो विवाह है वो है घरदी बापला। जैसा नाम से ही पता है, घरदी बापला। घरदी बापला का मतलब जो लड़का होता है शादी के बाद किसके यहाँ रहने लगता है, लड़की के यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं घर जमाए बन के रह जाना। ठीक है, तो वही जो शादी होता है उस प्रकार के शादी को क्या कहते हैं, विवाह को क्या कहते हैं, हम लोग घरदी बापला कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो दोस्तों वो है अपगीर बापला। एकदम नोट करते जाइएगा, अपगीर बापला पूरा डीपली आप लोग को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यह अपगीर बापला जो है, अपगीर बापला की बात कर लें तो अपगीर बापला में क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो और वह पूरा माने जो अपना जो प्रेम है उसके बारे में वो किसको बता दिया हो, अपने माता पिता को। यानी कह सकते हैं कि जो ऐसा प्रेम विवाह जिसमें माता पिता की सहमति के द्वारा, ठीक है, यानी ऐसा प्रेम विवाह जिसमें माता पिता के सहमति के द्वारा मांझी के सहयोग से किया जाता हो, उसे कहते हैं हम लोग अपगीर बापला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इतुत बापला। इतुत बापला, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इतुत बापला। इतुत बापला की बात कर लें तो अगर कोई लड़की शादी के लिए राजी ना हो और उस लड़की से मेले या बाजार में शादी कर ली जाती है तो उस प्रकार के विवाह को कहते हैं इतुत बापला। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है निर्बोलक बापला। एकदम नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट जो है वो है निर्बोलक बापला। निर्बोलक बापला की बात कर लें दोस्तों तो यह जो शादी होता है ये जोग मांझी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, जोग मांझी के द्वारा। इसे प्राय हम लोग एक तरह से कहिए तो ये हट विवाह है। ठीक है, हट विवाह को ही संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला के नाम से जाना जाता है। पूछता है प्रश्न कि हट विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, निर्बोलक बापला कहते हैं। ठीक है, आगे है बहादुर बापला। नेक्स्ट है दोस्तों बहादुर बापला। बहादुर बापला, देखिए जैसा कि नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहादुर बापला। बहादुर बापला का मतलब होता है लड़का या लड़की को भगा करके शादी करना, विवाह करना। यानी जब लड़का लड़की को भगा करके विवाह करवाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, बहादुर बापला कहते हैं। आगे राजा रानी बापला। राजा रानी बापला, जो भी हम बापला बता रहे हैं, विवाह का प्रचलन जो बता रहे हैं, ये सारा संथाल जनजाति का, ध्यान दीजिएगा। तो राजा रानी बापला जो होता है ये जो मांझी होते हैं संथाल जनजाति के गांव के प्रधान, उनके द्वारा पंचायत में करवाया जाता है। ठीक है, यानी मांझी के द्वारा पंचायत में जो विवाह करवाया जाता है उसे ही कहा जाता है राजा रानी बापला। नेक्स्ट है आपका शांगा बापला। शांगा बापला कहने का मतलब क्या हो गया, विधवा या विधुर विवाह। यानी विधवा का मतलब ऐसी महिलाएं जिनके पति मर गए हों और उसके बाद वो महिला विवाह करती है, और विधुर का मतलब ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी मर गई हो और वो पुनः शादी करता है, तो उस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या मतलब संथाल जनजाति में उसे शांगा बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अभी हम आप लोगों को संथाल जनजाति का सामाजिक व्यवस्था बता दिए। ठीक है, उनमें विवाह का प्रचलन कैसे होता है, वैवाहिक स्थिति क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बता दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या संथाल जनजातियों में शादियां तोड़ी जाती हैं। तो हाँ, संथाल जनजातियों में शादियां तोड़ी जाती हैं और इसमें समान अधिकार दोनों को प्राप्त है। किसको, महिला को भी और पुरुष को भी। यानी महिला और पुरुष को अगर उनको कुछ दिक्कत लगे अपने पारिवारिक ये में वैवाहिक जीवन में, तो शादियां तोड़ भी सकती हैं। और इस तरह का अधिकार दोनों को प्राप्त है। किसको किसको, महिला को भी बराबर और पुरुष को भी बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें अगर हम बात कर लें दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं ना।
थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आप लोग का क्लास लेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति की साक्षरता दर। तो संथाल जनजाति की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? 50.80%। यानी इतने लोग साक्षर हैं, इतने परसेंट लोग साक्षर हैं। किसमें? संथाल जनजाति में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज और जान लीजिए, इनमें एक संथाल जनजाति में एक कठोर सजा है, बिटलाहा। क्या है? बिटलाहा। संथाल जनजाति में एक कठोर सजा है, बिटलाहा। बिटलाहा होता क्या है और ये सजा कब दी जाती है, थोड़ा जान लीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है, तब उसे उसके पंचायत के द्वारा, संथाल जनजाति के पंचायत के द्वारा उसे कठोर सजा दी जाती है, जिसे बिटलाहा कहा जाता है। इसमें क्या होता है? प्रायः उस व्यक्ति को गांव से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। देखिए, संथाल जनजाति के जो गांव होते हैं, संथाल जनजाति के जो गांव होते हैं, उस गांव को आतो कहा जाता है। संथाल जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? आतो कहते हैं। ठीक है, और गांव का जो प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी। गांव को आतो। ठीक है, और मांझी का जो सहायक होता है उसे जोग मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोग मांझी। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, संथाल के गांव को आतो कहा जाता है। संथाल के गांव के प्रधान कौन होते हैं? मांझी होते हैं। मांझी का सहयोगी कौन होता है? जोग मांझी होता है। इनका जो धार्मिक स्थल जो होता है, धर्म स्थल जिसको बोलते हैं, उसको क्या इन लोग कहते हैं? जाहेर थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जाहेर थान। और जाहेर थान जो होता है, प्राय इनके गांव के बाहर जो महुआ का पेड़ होता है, वहीं पे इनका जाहेर थान होता है। और ऐसा इन लोग मानते हैं कि इनके जो भी देवी देवता है, उनका निवास कहाँ होता है? जाहेर थान में ही होता है। अब आगे देखते हैं कि इनके गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं, जो धार्मिक प्रधान जो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके बोला जाता है। क्या? नायके। याद कर लीजिएगा, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इनका जो गांव का जो परिषद होता है, गांव का परिषद जो होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो संथाल गांव के जो ग्राम परिषद होता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मांझी होता है। यानी कह सकते हैं गांव परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मांझी करता है। अगर मांझी उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में ग्राम परिषद की अध्यक्षता जो करता है वो करता है प्रमाणिक। कौन करता है? प्रमाणिक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ग्राम परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? मांझी। जब मांझी नहीं रहेगा तो उस स्थिति में ग्राम परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रमाणिक करेगा। ठीक है, प्रमाणिक का भी एक सहायक होता है, जिसे प्रायः जोग प्रमाणिक कहा जाता है। जोग प्रमाणिक बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए, जो भी हम बताए ना आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक सवाल श्योर रहेगा। ठीक है, समझ गए? मांझी, प्रमाणिक और जोग प्रमाणिक क्या होता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज और आप लोग को बताना भूल गए कि संथाल जनजाति में युवा गिरह होते हैं। यानी इनके यहाँ युवा गिरह पाया जाता है। युवा गिरह कॉन्सेप्ट होता है, जिसे प्रायः घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल। युवा गिरह की बात कर रहे हैं तो युवा गिरह वह स्थान होता है जहाँ पे संथाल बच्चे और बच्चियां अपनी जो उनका संस्कृति होता है, अब उनका जो कल्चर होता है, उसको वो जाकर के वहां पे सीखते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, इसे ये लोग घोटलू कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसा है कि बहुत सारे जनजातियां जो होती है भूत प्रेत पे, जादू टोना पे विश्वास करते हैं। क्या संथाल जनजाति भी ऐसा करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, संथाल जनजाति भी भूत प्रेत पे, जादू टोना पे विश्वास करते हैं और ये ओझा तथा डाइन को भी मानते हैं, यानी ओझा गुनी डाइन वगैरह को भी ये मानते हैं। ठीक है, एक कभी कभी पूछता है कि बोंगा होड़ किसे कहा जाता है? बोंगा होड़, तो बोंगा होड़ जो है वो सनातन संथाल को कहा जाता है, यानी सनातन संथाल को बोंगा होड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देवी देवता के बारे में देख लेते हैं। तो संथाल जनजाति के जो सबसे बड़े देवता हैं वो कौन है? सिंह बोंगा। संथाल जनजाति के सबसे बड़े देवता कौन है? सिंह बोंगा है, जिसे ये लोग प्राय ठाकुर जी भी कहते हैं, जिसे प्राय ये लोग ठाकुर जी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और है कि संथाल जनजाति में आपको प्राय देखा जाता है कि संथाल जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो अपने बाएं हाथ में सिक्के का निशान लगवाते हैं। सिक्का जो होता है ना, कॉइन, उसको गर्म करके वो दागते हैं और उनके कलाई पे इस जगह पे आपको क्या मिलेगा? एक दाग मिलेगा, और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कि ये निश्चित रूप से संथाल जनजाति के ही पुरुष है, या संथाल जनजाति से ही ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, यानी क्या हम बोले, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कॉपी में कि संथाल जनजाति के पुरुषों के बाएं हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम बता दिए कि इनके सबसे प्रमुख देवता जो होते हैं, नंबर 1 में कौन होते हैं? सिंह बोंगा, जिसको इन लोग क्या कहते हैं? ठाकुर जी भी कहते हैं। दूसरा प्रमुख देवता जो इनके हैं वो कौन है? मरांग गुरु। कौन है? मरांग गुरु। यानी संथाल जनजाति के जो दूसरे प्रमुख देवता हैं वो कौन है दोस्तों? मरांग गुरु है। ठीक है, देखिए इन लोग अपने घर में भी एक देवता घर को मान रखते हैं, यानी इनके घर में भी एक देवता घर होता है जहां पे अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसे प्राय बोंगा ओरा कहा जाता है। बोंगा ओरा कहते हैं। ठीक है, क्या बताए हैं कि संथाल जनजाति के घर में, जिस घर में देवी देवता का वास होता है, उस जगह को इन लोग क्या कहते हैं? बोंगा ओरा कहते हैं। एकदम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिस घर में देवी देवता होते हैं उस घर को क्या कहते हैं? बोंगा ओरा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि संथाल जनजाति के जो मुख्य ग्राम देवता होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो संथाल जनजाति के जो मुख्य ग्राम देवता होते हैं उसे जाहेर एरा कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? जाहेर एरा। क्लियर, क्या कहते हैं? जाहेर एरा। आगे है प्राय जाहेर एरा का भी निवास स्थान जो होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है? जाहेर थान में ही होता है। जाहेर थान कहाँ होता है? तो आप लोग को बता दिए, गांव से बाहर जो है महुए के पेड़ के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों, इस जनजाति के लोग सूर्य का स्थान जो मानते हैं वो पूर्व दिशा में मानते हैं। सूर्य का स्थान कहाँ मानते हैं? पूर्व दिशा में मानते हैं, और इसे इन लोग क्या कहते हैं? सीना चंदो। क्या कहते हैं? सीना चंदो कहते हैं। ठीक है, आगे हम बता दिए ग्राम देवता के बारे में, बता दिए प्रमुख देवता के बारे में बता दिए। अगला है इनका जो घर देवता, घर देवता जिसको बोलते हैं गिरह देवता। इनके घर देवता को जो है इन लोग क्या कहते हैं? ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग गिरह देवता को क्या कहते हैं? ओड़ाक बोंगा कहते हैं। ठीक है, एकदम नोट करते जाइएगा। संथाल जनजाति के लोग गिरह देवता को ओड़ांग बोंगा कहते हैं। आगे है, हम बताए कि सूर्य का स्थान इन लोग कहाँ पे मानते हैं? पूर्व में। इसे इन लोग क्या करते हैं? सीना चंदो। और चांद के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा का स्थान इस जनजाति के लोग किस दिशा में मानते हैं? पश्चिम दिशा में। सूर्य को पूर्व दिशा में, चांद को यानी चंद्रमा को पश्चिम दिशा में, जिससे इन लोग क्या करते हैं? नीदा चंदो। क्या करते हैं? नीदा चंदो। ठीक है, आगे है संथाल जनजाति के लोग जो जन्म स्थान की दिशा जो मानते हैं, संथाल जनजाति के लोग जन्म स्थान जो मानते हैं, इन लोग प्रायः उत्तर दिशा में मानते हैं। संथाल जनजाति के लोग जन्म का जो दिशा मानते हैं वो किसको मानते हैं? उत्तर दिशा को मानते हैं।
और जिसे इन लोग कहते हैं जोनोम। क्या कहते हैं? जोनोम। ठीक है, आगे है, देखिए अभी हम बात किए थे आपका सनातन संथाल के बारे में। तो दोस्तों सनातन संथाल को बताए थे कि उसे क्या कहते हैं? बोंगा। सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। और ये जो सनातन संथाल होते हैं दोस्तों, इनका विश्वास होता है कि किसी व्यक्ति, परिवार या गांव की कुशलता, यानी कोई भी परिवार का, कोई भी गांव का, उसकी जो कुशलता होगी वो उनके बोंगा गुरु तथा हाफ डाम बोलते हैं ना, हाफ डाम यानी बोंगा गुरु और हाफ डाम के दया पर निर्भर करता है। हाफ डाम की बात करें तो इन लोग प्राय अपने जो पितर होते हैं, इनके पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? हाफ डाम कहते हैं। और ये भी हम बताए क्या कि सनातन संथाल जो होते हैं उन लोग ये विश्वास करते हैं कि उनके परिवार या उनके गांव की कुशलता उनके बोंगा गुरु या उनके हाफ डाम यानी पितरों के दया पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसलिए इन लोग क्या करते हैं? अपने पितरों को और अपने बोंगा गुरुओं को खुश रखने के लिए उनकी इन लोग आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या होता है? पूजा करना। ठीक है, क्या करते हैं? ये आराधना करते हैं। ठीक है, और उन्हें बलि भी देते हैं, हड़िया का तर्पण चढ़ाते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे देखते हैं मृत्यु दिशा। इन लोग जो है मृत्यु का दिशा जो इन लोग मानते हैं, ये मानते हैं दक्षिण दिशा को। याद कर लीजिएगा, हम सब बता दिए हैं, जन्म उत्तर को, मृत्यु दक्षिण दिशा को। ठीक है, जिससे इन लोग कहते हैं मोरांग बोल सकते हैं। क्या कहते हैं लोग? मोरांग कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक हम तो बता दिए सनातन संथाल को क्या कहते हैं? बोंगा होड़। एक होता है शुद्ध संथाल, जिसको सपा होड़ कहा जाता है। सपा होड़ यानी शुद्ध संथाल को क्या कहा जाता है? सापा होड़ कहा जाता है। ठीक है, इसमें हल्का सा जान लेते हैं कि सापा होड़ जो संप्रदाय के संथाल होते हैं, यानी इस सपाहोड़ संप्रदाय से जो संथाल विश्वास रखते हैं, जो संबंध रखते हैं, वे लोग केवल एक ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और केवल उसी ईश्वर का, केवल उन्हीं ईश्वर का वो क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और अगर इसमें एक चीज और है कि इस संप्रदाय के लोग, सपाहोड़ संप्रदाय के जो संथाल होते हैं, वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी सपाहोड़ संथाल जो किसको कहा जाता है? शुद्ध संथाल को। और इस संप्रदाय से संबंध रखने वाले संथाल केवल और केवल एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, ये भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। कुछ चीज और है, वो देखिए, हाँ चीज और है कि शयन कक्ष, जहां ये सोते हैं, संथाल जनजाति के लोग शयन कक्ष को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये इनको गिटी चोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिटी चोरा। संथाल जनजाति के लोग अपने शयन कक्ष को क्या कहते हैं? गिटी चोरा कहते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, एक हम बताने भूल गए कि ये अपने कुल देवता को, संथाल जनजाति के जो लोग हैं, ये अपने कुल देवता को किस नाम से पुकारते हैं? तो कुल देवता को इन लोग आबगे बोंगा के नाम से पुकारते हैं। आबगे बोंगा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर अच्छा लगता हो, अगर कुछ आप लोगों को लगे कि नहीं इसमें ये सुधार होनी चाहिए, तो निश्चित रूप में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो आपकी डिमांड है उसको हम पूरा कर पाए। आगे देखते हैं, संथाल जनजाति में जहां गाय को बांधा जाता है, कह सकते हैं गाय घर, तो गाय घर को इस जनजाति के लोग डाका ओरा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाका ओरा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, संथाल जनजाति के लोग गाय घर को क्या कहते हैं? डाका ओरा कहते हैं। एक चीज और है कि संथाल जनजाति के जो लोग हैं, इनको अपने युवा गिरा में, जिसको हम लोग कहते हैं घोटुल, क्या बताए थे?
कि संथाल जनजाति का जो जुआ गिरा होता है उसको घोटुल करते हैं, जहाँ पे इन्हें नैतिक शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा। तो जो नैतिक शिक्षा होता है उस शिक्षा को जो देते हैं वो कौन देते हैं? तो नैतिक शिक्षा प्रायः जोग मांझी के द्वारा दिया जाता है। जोग मांझी अभी बताए थे ऊपर में कि जोग मांझी जो होता है वो मांझी का सहायक होता है, और मांझी जो होते हैं वो गांव के कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। किसमें? संथाल जनजाति में। आगे देखते हैं कि संथाल जनजाति में एक संदेश वाहक भी होता है जो संदेश को पूरे गांव तक पहुंचाता है। संदेश वाहक जो होता है उसे प्रायः आपका गोड़ैत कहते हैं। संथाल जनजाति में जो संदेश वाहक होता है उसे क्या कहते हैं? गोड़ैत कहते हैं। ठीक है, आगे और हम ये देखिए जो इनका सामाजिक व्यवस्था था उसके बारे में बता दिए, इनके जो कुल देवी देवता है उनके बारे में बता दिए, कौन से घर को ये क्या करते हैं उसके बारे में बता दिए, वैवाहिक के बारे में बता दिए, इनका निवास स्थान के बारे में बता दिए, इनका प्रजातीय समूह बता दिए। अब हम बात करते हैं कि संथाल जनजाति के प्रमुख जो पर्व और त्योहार है। तो इस जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है वो है, नोट कर लीजिएगा, एरोक, सोहराय, बाहा, हरियार, भागसीन, बंदना, जापड़, सकरात। और इनका जो सबसे बड़ा पर्व है वो है सोहराय। कौन सा पर्व बड़ा है? सोहराय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमूमन झारखंड में जो सोहराय पर्व जो होता है वो आपका जो मनाया जाता है वो कार्तिक में मनाया जाता है, दीपावली के दिन। लेकिन संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो इस पर्व को पूस माह में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उसको तिल संक्रांत यानी बंडू पर्व जिसको बोलते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, उस समय लोग अपना सोहराय पर्व को मनाते हैं। और संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? सोहराय होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक होता है इनका जो फेस्टिवल है वो है एरोक, जो हम बताए एक पर्व इनका जो है एरोक। सोहराय बारे में बता दिए कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व क्या होता है? सोहराय होता है, जो पौष माह में मनाया जाता है। दूसरा हम बता रहे हैं एरोक पर्व के बारे में। तो यह पर्व जो होता है दोस्तों वो आषाढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, एरोक पर्व जो होता है संथाल जनजाति के लोग कौन से महीने में मनाते हैं? आषाढ़ में मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इस त्योहार में प्रायः क्या होता है, जो इनका जाहिर थान होता है, जो इनका धार्मिक स्थल होता है, वहां पर ये देवी देवताओं के नाम से क्या करते हैं? मुर्गी की बलि करते हैं एवं अच्छे से बीज, यानी एक तरह से एरोक पर्व जो है वो बीज बोने को लेकर के संबंध रखता है। सॉरी, बीज बोने से संबंध जो पर्व है इनका कौन है? एरोक है, जो आषाढ़ माह में मनाया जाता है। और इस पर्व में संथाल जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने जाहिर थान में जाकर के मुर्गे की बलि देते हैं और अच्छे फसल, अच्छे बीज उगने की प्रार्थना करते हैं। और लोगों के बीच में फिर क्या होता है, जो मुर्गे की बलि दी जाती है उसको मिला करके चावल के साथ खिचड़ी बनाया जाता है और लोगों में आपस में बांट करके फिर इन लोग प्रसाद को वितरण कर देते हैं। तीसरा जो इनका पर्व है दोस्तों वो है हरियार। संथाल जनजाति का जो नेक्स्ट पर्व है वो है हरियार। हरियार के बारे में बात कर रहे हैं तो हरियार पर्व जो है दोस्तों वो सावन महीने में इन लोग मनाते हैं। संथाल जनजाति के लोग हरियार पर्व को कौन से मंथ में मनाते हैं? आपका सावन में मनाते हैं। ठीक है, और यह पर्व की अगर हम बात कर लें तो हरियार पर्व जो है ये मुख्य रूप से धान की जो फसल होती है, ठीक है, धान की फसल होने कि धान की फसल अच्छा हो जाए, कैसे वो होगा, कैसे हरियाली आएगा उसमें, उसको लेकर के ये पर्व को ये मनाते हैं। हरियाली का मतलब क्या होता है? हरियाली। और ये मनाया जाता है सावन में धान की खेती की जाती है। और कैसे वो खेती क्या हो, हरियाली में तब्दील हो, यानी अच्छा खेती हो, इसको लेकर के ये क्या करते हैं? हरियार पर्व को मनाते हैं सावन में। ठीक है, अगला पर्व जो इनका है वो है जापाड़। ठीक है, कौन सा है? जापाड़ है। जापाड़ पर्व को प्रायः दोस्तों ये अगला जो इनका फेस्टिवल है, पर्व त्योहार है वो जापाड़ को प्रायः इन लोग जो है अघन माह में मनाते हैं। कौन से माह में? अघन महीने में। संथाल जनजाति के लोग जापाड़ पर्व को प्रायः अघन महीने में मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अघन महीने में जापाड़, एरोक जो है सो आषाढ़ महीने में, हरियार जो है सो आपका सावन महीने में इन लोग मनाते हैं। देखिए इस पर्व में इन लोग क्या करते हैं, जो इनका जाहिर थान होता है, संथाल जनजाति का जो जाहिर थान होता है,
इसमें जापाड़ पर्व में प्राय सुअर की बलि देते हैं। किसकी बलि? सुअर की बलि चढ़ाते हैं। और खेतों और खलिहानों में, क्योंकि अगर में प्राय जो धान की फसल होती है उसको लोग जब पक जाता है तो उसको काट करके अपने खेत से खलिहान में ले आते हैं। ठीक है, और कैसे खलिहान में वह धान मैंने क्या कहा एक तरह से बढ़े और उसमें समृद्धि हो, उसको लेकर के इन लोग जो है जापाड़ पर्व को मनाते हैं। ठीक है, सोहराय के बारे में बता दिए। अगला पर्व जो होता है इनका सकरात। सकरात पर्व जो होता है वो सकरात पर्व जो होता है दोस्तों वो जो है आपका सकरात पर्व जो है दोस्तों वो इन लोग प्राय पौष महीने में मनाते हैं। सोहराय के बाद बताए थे कि सोहराय पर्व में ही इन लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लासेस है आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर जो बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद।